हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो आज हमारा जो है हिंदी टॉप 30 एमसीक्यूज का 10वां दिन है। ये हमारा हिंदी एमसीक्यूज का आखिरी दिन है। इसके बाद हम सभी लोग जो है क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग करेंगे। तो ये जो है हिंदी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है वो कल से चलेगा, लेकिन आज जो है अब जो हमारा हिंदी का टॉप 30 एमसीक्यूज का सीरीज है उसका अंतिम दिन है। तो इस अंतिम दिन में जो भी 30 एमसीक्यूज है उसको आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा हूं तो ये आप ही सभी लोगों के डिमांड पे है, तो इसको जो है आप सभी लोग जो जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही जो है अपने दोस्त मित्र जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को बताइएगा कि कल से जो है शाम 8 बजे जो है रोज डेली हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी पर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास चलेगा। तो उसमें भी ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग जरूर आइएगा, इसे भूलिएगा मत। इसके बाद अब हम लोग जो है अपना आज का जो है टॉप 30 क्वेश्चन है उसको करेंगे, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है हमारा, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनके द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है, तो जन जन का चेहरा एक है। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया है। और वो जो है किस विश्वविद्यालय से क्या पास किए, तो एमए जो है किस विश्वविद्यालय से पास किए ये कहा जा रहा है। तो किस विश्वविद्यालय से पास किए थे, तो वो नागपुर विश्वविद्यालय से जो है एमए पास किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। तो कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सचिदानंद हीरानंद बत्सायन अगे, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है जो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगर हम बात करेंगे कि कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है, तो याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन इस प्रश्न से आप लोग को जो है एक बात और याद रखना है, कामायनी को कामायनी कामायनी केवल देगा, कामायनी केवल देगा एग्जाम में और कहेगा यह किसकी रचना है, तो यह रचना बताना है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के रचनाकार है। लेकिन अगर कामायनी के अलावा एक और क्वेश्चन आता है सदानीरा, सदानीरा जो है अगर दे एग्जाम में तो बताना है किसका रचना है, तो अगे जी का रचना है। सदानीरा किसका रचना है, तो अगे जी का रचना है। लेकिन यहाँ पे क्या करे, पूछ दे ओ सदानीरा, पूछ दे क्या, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा पूछ दे, ओ सदानीरा पूछ दे, तो यह किसकी रचना होगी, तो यह जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना होगी। किसकी रचना होगी, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना होगी। तो यहाँ से इस प्रश्न से हम लोग 3 प्रश्न और किए। एक तो ये प्रश्न हो गया कामायनी पुनर्विचार किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। लेकिन अगर पूछ देगा कि कामायनी किसकी रचना है, कामायनी केवल पूछ देगा, तो कामायनी केवल पूछ देगा तो ये याद रखना है कि कामायनी जो है किसकी रचना हो जाएगी, तो वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना होगी। कामायनी किसकी रचना हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की। अगर सदानीरा पूछ दे, सदानीरा तो सदानीरा अगे जी की रचना हो जाएगी। और ओ सदानीरा पूछ दे तो ओ सदानीरा किसकी रचना हो जाएगी, वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना हो जाएगी। तो इतना बातों को आप सभी लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है, तो वो फटा सूचना जो वो कपड़ा पहने हुए है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। अब विनोद कुमार शुक्ल एक कवि है, तो इनके द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, ये आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, तो प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को,
प्यारे नन्हे बेटे को ये किसकी रचना है, तो किसकी रचना होगी, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना होगी। और विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया कविता कौन सा, ये पूछा जा रहा है, तो कविता कौन सा है, तो वह आदमी नया गर्म कोट पहन कर चला गया विचार की तरफ। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। मतलब यहाँ पंक्ति दे रहा है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से उद्धत है, उद्धत यानी लिया गया है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से लिया गया है, किस शीर्षक कविता से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो किस शीर्षक कविता से लिया गया है, यहाँ ऑप्शन दे रहा है पुत्र वियोग, उषा, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत। तो यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से उद्धत है, तो ये प्यारे नन्हे बेटे को कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग छठा नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है, किस कविता संकलन से संकलित है, तो ये भी याद रखना है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो इनका जो है कविता संकलन है विनोद कुमार शुक्ल का, अभी हम लोग देखे भी तीसरा चौथा नंबर शायद प्रश्न पे कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन सी है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। लेकिन उसी प्रश्न का जो है जस्ट उल्टा करके यहाँ पूछ दिया है कि जो प्यारे नन्हे बेटे को पाठ है, यह शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है, तो किस कविता संकलन से संकलित है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, यहाँ से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 7वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941, 10 जनवरी 1942, 2 जनवरी 1943, 15 जनवरी 1944। तो जो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो ये 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। अब अगर मान लो अशोक वाजपेयी का पूछे कि रचना कौन सी है, तो ये पहले भी आप सभी लोग को हम बता दिए हैं, हार जीत है, हार जीत है, हार जीत है। हार जीत कैसी रचना है, तो हार जीत जो है एक गद्य कविता है। हार जीत क्या है, तो एक गद्य कविता है, ये भी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। हार जीत क्या है, एक गद्य कविता है। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जिस पे दे रहा है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दे रहा है फ्रेंच भाषा में, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है इतावली भाषा में, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है मैथिली भाषा में, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है जापानी भाषा में। तो पेड़ पर कमरा जो रचना है, पेड़ पर कमरा, उसका अनुवाद जो किस भाषा में किया गया था, तो इतावली भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद जो है 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, ये पूछा जा रहा है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है व्यापारी, दूसरा नंबर ऑप्शन है नौकरी पेशा, तीसरा नंबर ऑप्शन है स्वाधीनता सेनानी और चौथा नंबर ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो भगत सिंह के जो संपूर्ण परिवार थे वो क्या थे, तो स्वाधीनता सेनानी थे, ठीक ना। भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे, स्वाधीनता सेनानी थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद अगर 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो इसमें लिखा गया है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है, ठीक। आत्महत्या जो एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, यह पूछा जा रहा है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा नंबर ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, तीसरा नंबर ऑप्शन है रघुवीर सहाय, चौथा नंबर ऑप्शन है भगत सिंह। तो आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका होगा, तो ये याद रखना है हमारा भगत सिंह जी की कथन है ये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अगर इस कथन की बात करेंगे, तो यह कथन किस पाठ में आया है, तो किस पाठ में आया था, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र जो इनकी रचना है, उस रचना में जो है यह बात जो है हमें मिलती है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह पूर्णतः कायरता का कार्य है।
एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की जो रचना है उसमें मिलता है। इसके बाद आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दे रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए उत्तीर्ण किया। एमए उत्तीर्ण जो है किस विश्वविद्यालय से किए, तो ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है एमए उत्तीर्ण किए थे। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगर हम 12 नंबर प्रश्न पे चलेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है। ओ मेरे सपने जो है इंपॉर्टेंट रचना है। ओ मेरे सपने जो है शीर्षक एकांकी किसकी रचना है, तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार जो सुल्तान था वो घोड़े से उतरकर जो किस पर आघात किया। ऑप्शन नंबर ए है कि नीम के तने पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पीपल के तने पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विशाल विपट के तने पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सागौन के तने पर। तो जो है ओ सदानीरा पाठ में सुल्तान जो है घोड़े से उतरकर जो है किस पर प्रहार करता है, तो विशाल बीटप के तने पर, यानी विशाल वृक्ष होगा। बीटप का मतलब होता है वृक्ष, ठीक ना, या पेड़। तो विशाल जो है बीटप या वृक्ष के तने पर जो उसने प्रहार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को जो चंपारण में नील की खेती के लिए जो है लाया गया था, तो कहाँ से लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है ब्राह्मण, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है क्षत्रिय, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कुम्हार, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है भूइया। तो दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को जो चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो वो भूइया लोगों को लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे 15 नंबर प्रश्न पर, जिसपे दिया जा रहा है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। 1930 के आसपास, ठीक, 1936 के आसपास, 1937 के आसपास, 1938 ईस्वी के आसपास। तो राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु कब हुई थी, तो 1930 के आसपास। ये करेक्ट जो है, मतलब करेक्ट जो है डेट नहीं बताया गया या सन नहीं बताया गया कि इस सन में इनका निधन हुआ, लेकिन अगर हम लोग ओ सदानीरा पाठ पढ़ेंगे, ओ सदानीरा जो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है उसमें बताया गया है कि जो राजकुमार शुक्ल थे, इन्हीं के आग्रह पे गांधी जी जो चंपारण आए थे, तो मतलब यहाँ इनका जो निधन जो है 1930 के आसपास जो है हो गया था। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे, जिसपे दे रहा है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर है, जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म जो है कहाँ हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि मोहन राकेश जो है, यह जो रचनाकार हैं, ये इनके द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, तो कौन सा है, तो सिपाही की माँ याद पड़ रहा होगा। सिपाही की माँ याद पड़ रहा होगा कि सिपाही की माँ किसकी रचना है, तो मोहन राकेश जी की रचना। और यह क्या है, एक एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है, एक एकांकी है, ठीक ना। सिपाही की माँ एक एकांकी है और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया। और उसी में पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है महुई आजमगढ़, उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है जांडी वाली गली अमृतसर, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है अनूपपुर मध्य प्रदेश, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो जांडी वाली गली अमृतसर पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में। इसके बाद आगे चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पे, जिसपे दे रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में जो है कुंती कौन है, तो कुंती कौन है, विष्णु की माँ है, विष्णु की चाची है, विष्णु की पड़ोसन या विष्णु की भाभी है। तो सिपाही की माँ पाठ में आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ कुंती के बारे में दिया होगा विष्णु की पड़ोसन। कुंती कौन थी, तो विष्णु की जो है, विष्णु की क्या थी, यह पड़ोसन थी या पड़ोसिन थी। विष्णु की यह क्या थी, पड़ोसिन थी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। विष्णु की पड़ोसिन या पड़ोसन कहिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु की कौन थी, तो यह पड़ोसन थी।
ठीक। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। नामवर सिंह का जो पीएचडी का विषय था वो क्या था, तो वो पृथ्वीराज रासो की भाषा थी। पृथ्वीराज रासो की भाषा पर उन्होंने क्या किया था, पीएचडी किया। कहाँ से, तो बीएचयू से। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, बीएचयू से जो है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो है या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने क्या किया, पीएचडी जो है हासिल किया, पीएचडी प्राप्त किया, पीएचडी की डिग्री। और किस विषय से, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय से। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद क्या है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन कर आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कविता संग्रह, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कहानी संग्रह, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है नाटक। तो वाद विवाद संवाद क्या है, तो यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हम लोग अगर 20 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, यानी सूरसागर वो क्या है, तो प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, या कहानी संग्रह है, या कविता संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर जो परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था, तो वह गीति काव्य है। तो 20 नंबर प्रश्न का अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक ना। ये क्या है, यह एक गीति काव्य है, गीति काव्य। इसके बाद आगे चलेंगे 21 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो वो कौन होंगे, ज्ञानेंद्र पति जी होंगे। और इसमें एक बात ये भी याद रखना है कि गांव का घर शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो संशयात्मा से। संशयात्मा से जो है यह हमारा पाठ जो है यह संकलित है। कहाँ संकलित है, संशयात्मा से यह पाठ जो है वो लिया गया है। तो ये बात भी आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा, संशयात्मा से जो ये पाठ संकलित है। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जिसमें दे रहा है सॉरी 1995 में परिवेश सम्मान जो है किसे प्राप्त हुआ। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को, या ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, अगर ये जानना है तो इसके सही उत्तर जो होगा हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। जूठन शीर्षक पाठ में जो है किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया, तो किसने फेंक दिया, लेखक के पिताजी ने, लेखक ने, लेखक के भाई ने, या लेखक की मां ने। तो झाड़ू छीनकर जो है जूठन शीर्षक पाठ में झाड़ू छीनकर कौन फेंक देता है बाहर या दूर, कौन फेंक देता है, तो वो लेखक के पिता होते हैं, लेखक के पिता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जूठन शीर्षक पाठ में झाड़ू छीनकर लेखक के पिता जो है लेखक से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक, गाइडी मोपासा जो है ये भी एक राइटर है, प्रतिपूर्ति में दिया गया है। प्रतिपूर्ति अगर हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देखे होंगे, तो प्रतिपूर्ति में 3 पाठ दिया गया। प्रतिपूर्ति से जो यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो वहां दिया जा रहा है कि 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर कह रहा है 3, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 1, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 2 और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है 4। तो कितने जो है कविता पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, तो याद रखना है कि गाइडी मोपासा की जो है एक कविता पुस्तक जो प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक ना। इसके बाद 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है, तो काले चमड़े के बटुआ में क्या है, तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। यहाँ याद रखना है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है, मतलब पर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या था, तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित जो है कागजात उस बटुए में
रखे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 26 नंबर पर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 2, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 4, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 3 और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है 6। तो कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो वो 2 बच्चों को जो है वो खो चुकी थी। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 27 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। ज का उच्चारण स्थान, तो आप सभी लोग को पता है कि चवर्ग जो है, चवर्ग में क्या क्या आता है, च छ ज झ इ, ठीक, ये 5 वर्ण आते हैं चवर्ग में। और अगर आप लोग पढ़े होंगे कि चवर्ग, कवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब, तो इसमें कंठ, तालु, मुर्गा, दंत, ओष्ठ, इन सभी का उच्चारण स्थान के बारे में हम बताए भी होंगे। तो चवर्ग का अगर उच्चारण स्थान लेंगे तो कवर्ग का कंठ से और चवर्ग का तालु से, कंठ तालु। तो हमारा जो है चवर्ग जो है इसका उच्चारण तालु से होता है। तो चवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, कौन कौन, च छ ज झ इ। तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें ज आ रहा है, ज, इसका भी उच्चारण जो हमारा क्या होगा, उच्चारण स्थान तालु ही होगा, क्योंकि इसमें भी जो आ रहा है। चवर्ग जो टोटल 5 अक्षर होते हैं, वो 5 अक्षर का उच्चारण जो तालु से ही होगा। तो इसमें जो अगर हमसे पूछा गया है कि ज का उच्चारण क्या होगा, तो चौथा ज में ज आता है और पूरा चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो इस वजह से ज का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु होगा। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो इसलिए चवर्ग में ज आता है, च छ ज, तो ज भी हमारा इसका उच्चारण तालु ही होगा। भाई बात आगे समझ में आप लोगों को। इसके बाद आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, 28वां नंबर प्रश्न, जिसमें दे रहा है हमारा कि कवर्ग जो है, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 हमारा वर्ग है, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, ठीक। ये कहा जा रहा है कि किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक जो है यह किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग जो पढ़े होंगे बचपन में कि व्यंजन जो है 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन बड़े होने पर जो है 11, 12 ये सब में जो है पढ़े होंगे कि व्यंजन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 में कौन कौन हो जाएगा, एक स्पर्श व्यंजन होगा, एक पढ़ोगे आप लोग स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन, एक पढ़े होंगे आप लोग अंतस्थ व्यंजन पढ़े होंगे, अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन के अलावा आप लोग पढ़े होंगे एक उष्म व्यंजन को पढ़े होंगे, उष्म व्यंजन को आप लोग पढ़े होंगे। तो ये 3 जो व्यंजन अभी हम लिखे हैं, ये तीनों जो है क्या होता है, व्यंजन के मुख्यतः भेद होते हैं। और इसके अलावा 2 और होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। लेकिन हमसे जो है ज्यादातर प्रश्न जो है, या मतलब व्यंजन का अगर प्रकार, मुख्य प्रकार की बात करेंगे तो यही 3 होता है, यही तीनों। तो यहाँ कह रहा है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ऑप्शन में भी लिखा है अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, तीनों लिखा है। तो अगर हम देखेंगे कि ये 4-5 वर्ग जो है किस में आते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन वर्ण में आते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण में। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। और अगर अंतस्थ की बात करेंगे तो इसमें य, र, ल और व, य, र, ल आते हैं। और उस व्यंजन की बात करेंगे तो तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह, ये शामिल होते हैं। तो ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व और उस व्यंजन में तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह, ये याद रखना है। ये क्लियर हो गया आप लोग को। इसके बाद जो हम लोग आगे चलेंगे किस क्वेश्चन पे, तो 29वां नंबर प्रश्न पे। उसमें क्या दे रहा है वो समझेंगे, ठीक ना। इसमें दे रहा है निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा कि नि धन रोग, नि धन रोग, नि रो धन ग, नि धन रोग और नि धन रोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम निरोग, जो निरोग शब्द है, निरोग का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन रोग बराबर जो है, निह धन रोग बराबर क्या होता है, निरोग होगा। निह धन रोग बराबर निरोग होगा। तो यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन जो यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो निह धन रोग बराबर क्या होगा, निरोग होगा। तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। और हम लोग जो है अपना इस सीरीज का जो हमारा
हिंदी का सीरीज था उसका ये आज अंतिम क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। और आई होप जो है मतलब टोटल 10 दिनों से मैंने जो इतना सारा 30 क्वेश्चन करा के MCQ कराया, तो ये आप सभी लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो, ये मेरी मनोकामना है। और साथ ही जो है आप लोग जो है बढ़िया से एग्जाम दे आने वाले समय में, तो आपका एग्जाम भी बेहतर से जाए। और साथ ही अगर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के अलावा और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं पहले से PYQ सीरीज जो है अपने चैनल पे करा चुका हूं, तो उस चैनल पे जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग चेक करिएगा, तो वहां आप लोग को मिल जाएगा। देखिएगा कि वहां मैंने क्या किया है कि 2024, 2023, 2022 और 2021, ठीक 2020 यहाँ तक के जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब 2024 से लेकर के 2022 पिछले 5 वर्ष तक का अगर आपको क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए, हल चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप इन सारे प्रश्नों को जो है पढ़ सकते हैं। वहाँ ये सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा चुका है, ठीक। ये मिसलेनियस में क्वेश्चन करा रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, तो ये सारा चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिसलेनियस क्वेश्चन था। मैं ढूंढ के लाया हूं कि आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को भी करें। तो ये सारे प्रश्नों को भी जो टोटल 10 दिनों में मैंने कराया, जो लोग नहीं देखे होंगे इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां भी जाकर के आप लोग जो है देख सकते हैं शुरू से। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग देख चुके हैं, वो अगर इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भी अवेलेबल है, देख सकते हैं, ठीक ना। तो आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है, अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आखिरी प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे शुद्ध शब्द को चुनना है, शुद्ध शब्द को चुनना है ये बड़ी बारीकी से। जिसमें पहला नंबर तात्कालिक कह रहा है, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, चलिए मान लेते हैं। तत्व भी देखने में ठीक ठाक लग रहा है, शशि भी बोल रहे हैं तो ठीक ठाक लग रहा है, और हिंदू भी बोल रहे हैं तो ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन ठीक ठाक देखने से मतलब नहीं है, इसमें शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धता के लिए हम पहले उल्टा से लेके चलेंगे। हिंदू, हिंदू लिखा है तो आप लोग कभी देखे होंगे कि हिंदू ऐसा लिखा हुआ कहीं भी नहीं। हिंदू कैसे लिखाएगा, तो हिंदू लिखाता है ऐसे, हिंदू कभी भी लिखाता है कि द में बड़ा उ की मात्रा लगा करके हिंदू, ठीक ना। शशि का बात करेंगे, शशि, तो शशि जो है कैसे लिखाता है, तो शशि जो है एक तो तलाबी स हो गया और उसके बाद दांती स में छोटी की मात्रा लिखा है यहाँ पे, तो ये गलत है। शशि कैसे लिखाएगा, तो दोनों तलाबी स से रहेगा और उसमें एक में छोटी की मात्रा रहेगा, ठीक ना। अगर तत्व की बात करेंगे तो तत्व देखने में आप लोग को सही लग रहा है, लेकिन तत्व अगर लिखाएगा सही मायने में, तो तत्व जो लिखाता है, तत्व तो होता है ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक रेफ होता है। तत्व अगर लिखिएगा, यहाँ भी लिख के समझा दे रहे हैं कि अगर तत्व लिखिएगा तो ये पूरा आधा तो उसमें एक रेफ ऐसे, और फिर उसके बाद वो रहेगा तत्व जो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा सिंपल सा, अगर यहाँ की तत्व की बात करिएगा, यहाँ का तत्व का, तो यहाँ तत्व में जो केवल तो फिर आधा तो और वो लिखा है, तो इसलिए ये तत्व भी जो है वो नहीं होगा। लेकिन तात्कालिक का देखिएगा तो तात्कालिक हमारा जो वो सही है, तो इसलिए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा तात्कालिक होगा, जो पहला नंबर ऑप्शन होगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक ना। तो आप सभी लोगों को मैंने अपना इस MCQ सीरीज का जो है आखिरी दिन में टोटल 30 क्वेश्चन कराए। इसमें भी आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपने टोटल कितने प्रश्नों का सही किया, या पहले से कितने प्रश्नों का हल जान रहे थे। साथ ही जो है कल से जो सीरीज चलने वाली है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चलने वाली है, तो आप सभी के जो भी दोस्त मित्र जो है, जो भी दोस्त साथी होंगे, उन सभी लोगों को बता दीजिएगा जरूर कि शाम 8 बजे जो है या रात 8 बजे जरूर आप लोग जो है हमारे SS लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम SS लोकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़े, और साथ ही जो है PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कल के लिए, आज तक के लिए जो है फिर हम लोग कल मिलेंगे, इसके लिए धन्यवाद।